हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आशुतोष शर्मा दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द क्राउन सक्सेस। तो उम्मीद करता हूँ सब खुश होगे, मजे में होगे, मेहनत कर रहे होगे और मजा आ रहा होगा पढ़ने में भी। ठीक है, तो चलो फिर। अभी लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो बुद्धिज्म के ऊपर था और आज का लेक्चर हमारा जैनिज्म के ऊपर होने वाला है। बेसिकली सबसे पहले वही अपना पुराना सिलसिला। पहले मैं अपनी थ्योरी में बात करूँगा, उसके बाद हम एनसीईआरटी पे फ़ोकस करेंगे, ठीक है? बेसिकली हम दोनों चीज़ें आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे और मैंने आपसे कहा था कि कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहो, जो कुछ पढ़ रहे हो वो एक शॉर्ट समरी में जैसे कि बताते हैं वैसे बताओ, तो वो काम भी बहुत मतलब वो काम भी चल रहा है, तो उसको आप भी फ़ॉलो करो उस चीज़ को, है ना? और आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं, हम जैनिज़्म कवर करेंगे कि और जैनिज़्म का बिल्कुल मतलब टोटल डिफरेंट है बुद्धिज़्म से। कुछ पॉइंट सेम हैं बट इनके अपने प्रोटोकॉल हैं, अपने रूल हैं, तो वो चीज़ हम देखेंगे क्या चीज़ है, अच्छे से समझेंगे उसको और जो भी प्रिंसिपल्स वगैरह रहेंगे, काउंसिल्स वगैरह वो सारे आज हम कवर कर लेंगे। लेकिन थोड़ा-सा एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जैनिज़्म थोड़ा-सा डिफरेंट है, थोड़ा इनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल बदल जाते हैं। हालाँकि स टाइम पीरियड बिल्कुल सेम है, बुद्धिज़्म वाले टाइम पीरियड है बट इनके कॉन्सेप्ट अलग-अलग आते हैं। 2 धर्म कहने को मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 धर्म यहाँ पर चल रहे थे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ठीक है? तो ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी कुछ लिमिटेड पोर्शन क्लेम करती है, बट मैं आपको पहले कुछ फैक्ट्स बताऊँगा, फिर मैं आपको कहानी सुनाऊँगा, ठीक है? कहानी सुनाने के बाद फिर हम शिफ्ट हो जाएँगे जैनिज़्म पे। मज़ा आने वाला है पढ़ने में, तैयार हो जाओ बिल्कुल, ठीक है? और उम्मीद कर रहा हूँ आपने पिछला लेक्चर देखा होगा बुद्धिज़्म का, समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है? तो चलो फिर शुरू करें? ओके। तो देखो, ऐसा है, बात है ऐसी, आप कहोगे कैसी? कि अभी क्या है कि एनसीईआरटी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊँगा जैनिज़्म के। फैक्ट्स बताने के बाद मैं आपको कहानी सुनाऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम फैक्ट्स पे आते हैं जैनिज़्म पे। अब ये फैक्ट्स कहाँ से आए? ये जो मैंने अपने पर्सनल नोट्स बना रखे हैं पढ़ के, उनमें से मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी कुछ लिमिटेड पोर्शन क्लेम करती है। अगर मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट पढ़ा दूँगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसलिए कन्फ्यूज़न कोई नहीं रखना है, एडवांस लेवल तक का हम लेके चल रहे हैं। एडवांस में मतलब है सब कुछ वही, लेकिन मेरे जो खुद के नोट्स ऐड हो जा रहे हैं ना, वो काफ़ी सारे सोर्सेज़ से मिलके ऐड हो रहे हैं, तो वो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर देंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैनिज़्म की कि ये जैनिज़्म कैसे आया, जैन वर्ड कहाँ से निकल के आया। जैन का सबसे पहले मतलब समझ लो, जैन का मतलब होता है जीतने वाला, जो जीतता है उसको जैन बोलते हैं, ठीक है? ओके। इसमें क्या है कि 24 लोग थे जिनको हम तीर्थंकर्स बोलते हैं। तीर्थंकर्स उनको बोला जाता है जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन है। देखो फर्स्ट लाइन में लिखा है 24 तीर्थंकर्स हैं। तीर्थंकर्स कौन होते हैं? वो तीर्थंकर्स ये होते हैं जो हमारे मतलब जैसे मेरे पास कोई वो है, मेरे पास कोई नॉलेज है। अब मैं चाहता हूँ वो नॉलेज स्प्रेड हो, तो मैं अकेला तो एक हर जगह नॉलेज स्प्रेड नहीं कर सकता ना, मैं अपनी एक टीम बनाऊँगा, है ना? कि ये बंदा मेरे साथ है, तो ये मेरा तीर्थंकर हो गया, तो ये तीर्थंकर कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो जैनिज़्म की नॉलेज को स्प्रेड करते थे, मतलब फैलाते थे, लोगों तक पहुँचाते थे जगह-जगह, वो तीर्थंकर्स होते हैं, ठीक है? तो कितने तीर्थंकर थे? 24 लोग थे टोटल। टोटल 24 तीर्थंकर्स है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका पहले वाले और सेकंड लास्ट और लास्ट। ये 3 इम्पोर्टेंट है, बाकी एग्ज़ामिनेशन पॉइंट से इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं है, चाहे वो वन डे एग्ज़ामिनेशन हो या फिर कोई अपना स्टेट पीसीएस या फिर से सीएसई का एग्ज़ाम हो, उसमें कोई इतना महत्व इनका रहता नहीं है। बट हाँ, जो फर्स्ट वन सेकंड लास्ट और लास्ट, एनसीईआरटी सिर्फ लास्ट को क्लेम करती है, सेकंड लास्ट और फर्स्ट मैं आपको अपनी तरफ से बताऊँगा, सुनते रहना, मज़ा आएगा आपको सुनने में, ठीक है? इन्होंने क्या काम करा कि ये भी अहिंसावादी मतलब हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे, अहिंसावादी लोग थे ये और इन्होंने जगह-जगह प्यार वगैरह फैलाना शुरू करा, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले तीर्थंकर की जिनका नाम था ऋषभनाथ। लिख लो, पॉइंट्स बना लो। ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर थे, ठीक है? जिन्होंने एक डायनेस्टी बनाई, इसको बोलते हैं इक्ष्वाकु डायनेस्टी, ठीक है? ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर थे, जिन्होंने एक डायनेस्टी बनाई, क्या क्या नाम था? इक्ष्वाकु, IKSHBAKU, बी फॉर बैन वाला बी, BAKU, इक्ष्वाकु डायनेस्टी इन्होंने बनाई, जहाँ की इन्होंने अगले जो 21 तीर्थंकर थे, वो इस डायनेस्टी से निकल के आए थे, ठीक है? और इनका जो सिंबल होता था, वो होता था बुल, ठीक है? इनका जो अपना खुद का सिंबल होता था, वो होता था बुल, ठीक है? ये मतलब सिंबल अपने आप को दे लिया था इन्होंने, ऐसा कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है कि बुल ही क्यों हुआ, बट इन्होंने अपने आप को एक दे दिया था कि हाँ भाई, अब हमारा सिंबल है बुल, ठीक है? पहले तीर्थंकर कौन हो गए? ऋषभनाथ, समझ में आ गया होगा। दूसरे तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, मतलब दूसरे नहीं, मतलब सेकंड लास्ट 23rd तीर्थंकर जो हैं, वो हैं पार्श्वनाथ, ठीक है? पार्श्वनाथ हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज़ गॉड ऑफ गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास ने पार्श्वनाथ को गॉड ऑफ गोस्वामी मतलब ऐसे डिस्क्राइब कर दिया था, ठीक है? और क्या कहते हैं, इन्होंने एक रिलीजन था इनका जिन कल्प रिलीजन, बेसिकली ये फैक्ट है, फैक्ट सुन लो, नोट्स बना लो।
ठीक है, इन्होंने एक रिलीजन बनाया था, एक अपना धर्म बनाया था, एक अपना मतलब वे ऑफ लिविंग कह लो, वो बनाया था, जिन कल्प नाम था, जहाँ से जैनिज़्म वर्ड निकल के आया ना, वो जिन कल्प से निकल के आया है। ठीक है? और ये पार्श्वनाथ को भी एनलाइटमेंट कहने का मतलब ये भी इनका कॉन्सेप्ट एक ही था। जैसे बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट एक था कि हाँ भाई आपको मतलब सच की तलाश करनी है। इनका भी कॉन्सेप्ट ये था, सच की तलाश ही इनको करनी थी। ठीक है? इनको भी एनलाइटमेंट वो जो चक्र बन गया था ना इनके भी बन गया था। कहाँ बन गया था? एक साम्या माउंटेन है, SAMMEYA, ये साम्या माउंटेन है, एक पहाड़ पे इन्होंने मस्त वहाँ पे अपना तपस्या वगैरह कर रहे थे क्योंकि यहाँ के लोग तपस्या और त्याग में ज़्यादा बिलीव करते थे। आगे हम एनसीईआरटी में देखेंगे कि कैसे ये चीज़ें हुई। ठीक है? तपस्या में लोग बार इतना इन्वॉल्व क्यों हुए, वो हम देखेंगे। लेकिन एक साम्या माउंटेन है, यहाँ पर जाकर वो तपस्या कर रहे थे और उनको भी वो चक्र मिल गया था, सच की तलाश उनको भी हो गई थी। क्या नाम है उनका? पार्श्वनाथ। पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभनाथ, दूसरे का पार्श्वनाथ। ठीक है? मतलब सेकंड लास्ट वाले का। पहले जो फर्स्ट वन है ऋषभनाथ, सेकंड लास्ट कौन है? पार्श्वनाथ और थर्ड लास्ट मतलब लास्ट है महावीर। ठीक है? वो हम पढ़ेंगे, महावीर तो इसमें मेंशन है, वो तो अच्छे से पढ़ेंगे हम, वहाँ से कहानी अपनी शुरू करेंगे। ठीक है? और इनका सिंबल क्या था? इनका सिंबल था साँप। पता ना? साँप जो होता है वो इनका सिंबल था। ठीक है? अ, ऋषभनाथ का सिंबल क्या था? जल्दी बताओ? बुल। और पार्श्वनाथ का सिंबल क्या था? लायन। महावीर का सिंगम मतलब महावीर का लायन और पार्श्वनाथ का स्नेक। ठीक है? तो महावीर का लायन आ जाएगा, अभी हम देखेंगे वो चीज़। ठीक है? तो ये बेसिकली फैक्ट थे जो मैं बताना चाह रहा था आपको और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं प्रेजेंट है। ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना, आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने नोट्स बनाना कि ये आप अपने स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन निकलता है यहाँ से। ठीक है? तो समझ में आ गया होगा। तो अभी हम बात करते हैं अपने महावीर की, महावीर जी की, जिन्होंने मतलब जो मेन माने जाते हैं जैनिज्म कल्चर के जो मेन हेड हैं, वो है महावीर। ठीक है? ओके, तो फिर अभी हम शुरुआत करते हैं अपनी कहानी की, मैं आपको सुनाता हूँ कहानी। ठीक है? ओके, 1 सेकंड, 1 ठीक। अभी आप मेरे साथ चलो। ठीक है? साथ कहाँ चलते हैं? अब हम चलते हैं बिहार में। ठीक है? ये बेसिकली दोनों कल्चर बिहार से ही उत्पन्न हुए थे। बट लेकिन हाँ, इनमें महावीरा जो जैनिज़्म के फाउंडर कह लो एक तरह से और जो अपने लॉर्ड बुद्ध जो हैं वो बुद्धिज़्म के फाउंडर, वो कभी एक-दूसरे से आपस में मिले नहीं। हालाँकि दोनों बिहार के हैं, दोनों कल्चर बिहार में चल रहे हैं, बट वो कभी भी क्या कहते हैं आपस में एक-दूसरे से नहीं मिले। ठीक है? तो महावीरा की बात करते हैं। अब आप चलो मेरे साथ बिहार, वैशाली नामक जगह पे एक कुंदन ग्राम कुंदन ग्राम करके एक जगह है जहाँ पर हस्बैंड वाइफ रहते हैं सिद्धार्थ और त्रिशला। ठीक है? उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिनका नाम था वर्धमान महावीरा। ठीक है? जो कि यहाँ से बेसिकली अ जैनिज़्म कल्चर की यहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो इन्हीं से ही स्टार्ट होती है। तो क्या बताया मैंने वैशाली नामक जगह में एक कुंदनग्राम जगह है, वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ है सिद्धार्थ और त्रिशला, जिन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिनका नाम था महावीरा। ठीक है? ओके, इसके बाद क्या हुआ कि जब हम देख रहे हैं कि उनका थोड़ा-थोड़ा जीवन ऐसे जीवन बढ़ने लगा, जब वो थोड़ी-सी एज के हो गए, तो उन्होंने शादी कर ली। शादी किससे करी? यशोदा नामक एक लड़की से शादी हुई उनकी, ठीक है? और वहाँ से उनको एक बेटी की प्राप्ति हुई, प्रियदर्शिनी जिसका नाम उन्होंने रखा। उनको एक बेटी हुई, बेटा उनके पास नहीं हुआ, बेटा उनको नहीं हुआ। उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम था प्रियदर्शिनी, ठीक है? वाइफ कौन? यशोदा, डॉटर प्रियदर्शिनी, ठीक है? ओके, अब क्या हुआ कि यहाँ पर भी ये लोग अब इनको पता तो चल गया था कि भाई एक बुद्धिज्म कल्चर भी है और एक जैनिज्म कल्चर ये उत्पन्न यहाँ से हो गया था। तो ये लोग भी क्या करते थे, ये लोग भी चाहते थे कि हम इस मोह माया से दूर हो जाएँ और एक सच की तलाश में आगे निकलें। ठीक है? तो इन्होंने भी क्या काम करा 30 साल की उम्र में, जब 30 साल हो गए इनको, तो 30 साल की उम्र में इन्होंने भी घर छोड़ दिया सच की तलाश में जाने के, जैसे कि आपने बुद्धिज्म में देखा। ठीक है? बुद्धिज्म में देखा ना आपने, गौतम बुद्ध ने भी अपना घर छोड़ दिया था और 6 साल वो भटके इधर-उधर, तब जाके उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुई। वैसे ही इन्होंने क्या काम करा, 30 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद 12 साल, इनको लगे 12 साल, देखो यहाँ पे टाइम पीरियड देखो, इनको 12 साल लगे वहाँ पर क्या कहते हैं इनको एनलाइटमेंट होने। एनलाइटमेंट होने की क्या प्रोसेस था इनका? एनलाइटमेंट होने का ये प्रोसेस था इनका कि 12 साल ये इधर-उधर भटके काफ़ी सारे मतलब इनके जो क्लर्गी थे उनसे जाके मिले, उनसे जाके उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, फिर जब वो 12 साल उनको भटकते-भटकते हो गए, तो इन्होंने भी वही काम करा। सेम वही काम जो बुद्धिज़्म में हुआ है, वो भी एक रिवर में नहाए थे, उस रिवर का नाम बताओ जल्दी। जल्दी रिकॉल कर लो नाम, कि उस रिवर का जिसमें बुद्धिज़्म अपने गौतम बुद्ध नहाए थे, उनके बाद उनको एनलाइटमेंट हुआ था, उस रिवर का नाम बताओ। अगर पता है, आप रिकॉल कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो देखो रिवीजन की कमी है, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, लापरवाही कर रहे हो। ठीक है? मैं आपको बता दूँ निरंजना रिवर थी वो, पता चल गया ना? और पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठे थे वो, निरंजना रिवर थी, लेकिन अगर आपको याद थी तो बहुत अच्छी बात है, तालियाँ हैं बजाता हूँ मैं आपके लिए। लेकिन अगर याद नहीं है तो रिवीजन में कमी हो रही है देखो, ठीक है? वहाँ पर बुद्धिज़्म में कल्चर में निरंजना रिवर में वो नहाए थे
और यहाँ पर जिस रिवर में नहाए थे वो थी रिजुपालिका रिवर। क्या? रिजुपालिका रिवर। वो क्या करा उन्होंने 12 साल भटके, 12 साल भटकने के बाद एक रिजुपालिका रिवर में उन्होंने मस्त अपना बाथ वगैरह लिया। बाथ वगैरह लेने के बाद वो मेडिटेशन के लिए चले गए कहाँ पे? एक साल ट्री, बिहार में ही साल ट्री के नीचे वो जाके बैठे जहाँ पर उनको एनलाइटमेंट हो गई। चक्र वगैरह उनके पीछे बन गया। ठीक है? और वहाँ से उनका नाम जिन्ना पड़ गया। जिन्ना JINA। ठीक है? क्या बताया मैंने? कि अपने रिजुपालिका नदी में वो नहाए और साल ट्री के नीचे जाके बैठे और मेडिटेशन स्टार्ट किया जहाँ पर उनको चक्र मिल गया और उनको एनलाइटमेंट मिल गया। सच की उनको प्राप्ति हो गई। ठीक हो गया? तो ये थी इनकी पूरी कहानी कि कैसे जैनिज़्म में महावीर ने अपना 100% दिया और कैसे उनको एनलाइटमेंट मिली। अब क्या है, उसके बाद एक कल्चर ये लोग फ़ॉलो करते थे, क्या? न्यूडिटी। न्यूडिटी बोले तो बोले मतलब कि वो ये चीज़ देखते थे कि यार जो चीज़ हमें नेचर ने दी है, हम उसमें रहें। वो लोग कपड़े वगैरह नहीं पहनते थे, वो न्यूडिटी फ़ॉलो करते थे। अब इसका रीज़न अब ये था कि वो ऐसा मानते थे कि जो चीज़ प्राकृतिक है, जैसे कि आपने देखा होगा भई हाथी, शेर हैं, अब ये थोड़ी ना कोई ड्रायर-वायर मारते हैं बालों में कि वो ड्रायर मार के बाल खड़े कर लिए और अपना मस्त परफ्यूम वगैरह लगा के कोट पैंट पहन के जा रहे हों, चलते हुए, मटकते हुए। ऐसा नहीं है ना, वो चीज़ें जैसे हमें प्राकृतिक आई है, प्राकृतिक चीज़ें जो हैं, वो हम वैसे ही रहें। तो इन्होंने कपड़े वगैरह का तिरस्कार कर दिया था, ये लोग नहीं पहनते थे। हालाँकि आगे जाके ये चेंज हो गए, इन्होंने कपड़े पहनना शुरू कर दिए, वो हम जब देखेंगे दिगंबर्स वगैरह में देखेंगे हम। ठीक है? श्वेतांबर, दिगंबर जब हम पढ़ेंगे अभी एनसीईआरटी में बताऊँगा आपको उसकी भी कहानी पूरी क्या है। ठीक है? कि कौन-कौन से कपड़े ये पहनने लगे थे। तो इन्होंने क्या करा स्टार्टिंग जब हुई तो इन्होंने न्यूडिटी से फ़ॉलो करा, ये कपड़े नहीं पहनते थे। ठीक है? तो ये बेसिकली छोटा-सी कहानी थी, छोटी-सी कहानी थी जैनिज़्म की। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप रिलेट कर लोगे चीज़ों को, ठीक है? इसके बाद अब हम फेथ पढ़ लेंगे, वो तो टीचिंग्स ऑफ महावीरा में भी है कि क्या-क्या चीज़ें ये फ़ॉलो करते थे, क्या-क्या इनके पैटर्न थे, बेसिकली डिफरेंट थे उनसे, ठीक है? बुद्धिज़्म से डिफरेंट थे, वो हम देखेंगे। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा, ठीक है? जैसे ये पंच महाव्रत तो ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी पंच महाव्रत क्या है, ठीक है? तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था कि जो आपको समझना था। अब हम आते हैं एनसीईआरटी पर क्योंकि एनसीईआरटी से अब हम चीज़ें समझते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैंने आपको पहले बता दिया है कि क्या कहते हैं पहले हमारे तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ, दूसरे पार्श्वनाथ, इनको एनलाइटमेंट मिला था, कैसे मिला था? बता दिया मैंने आपको और फिर महावीरा को एनलाइटमेंट कैसे मिला ये भी आपको पता चल गया। कौन-सी रिवर थी? रिजुपालिका रिवर, ठीक है? बुद्धिज़्म में कौन-सी रिवर थी? निरंजन रिवर। डायरेक्ट क्वेश्चन्स आते हैं, मज़ाक नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ कुछ भी। समझ लो, ध्यान कर लो इस चीज़ को, ठीक है? तो चलो फिर अभी आते हैं हम एनसीईआरटी पर, क्योंकि हमें एनसीईआरटी भी करनी है। 1 सेकंड इसको ज़रा थोड़ा साइड में रखते हैं। ओके, तो चलो फिर अभी ज़रा हम शुरुआत करते हैं अपने जैनिज़्म से, ठीक है? डायरेक्ट जैनिज़्म मतलब ऊपर बेसिकली कुछ नॉर्मल कुछ नहीं है, बस फैक्टर लिखे हुए हैं कुछ, ठीक है? तो लाइफ ऑफ वर्धमान महावीरा, ठीक है? बात करते हैं हम 539 से 467 बीसी की बात कर रहे हैं इस टाइम हम, ठीक है? टाइम पीरियड दोनों बुद्धिज़्म, जैनिज़्म का दोनों एक ही है, कोई इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, महावीरा वाज़ द 24th तीर्थंकर ऑफ द जैन ट्रेडिशन। जैन ट्रेडिशन के 24वें और तीर्थंकर थे महावीरा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही वाज़ बोर्न एट कुंदरग्राम नियर वैशाली। वैशाली में एक जगह है कुंदरग्राम जहाँ पे इनका जन्म हुआ। ठीक है, टू क्षत्रिय पेरेंट्स सिद्धार्थ और त्रिशला मैंने बताया जो हस्बैंड वाइफ सिद्धार्थ और त्रिशला इनके मम्मी-पापा थे। ठीक है, उसके बाद इनकी शादी हुई। ही मैरिड यशोदा एंड गेव बर्थ टू अ डॉटर। डॉटर का नाम प्रियादर्शिनी, ठीक है? एट द एज ऑफ 30 ही बिकेम एन एस्थेटिक एंड वंडर फॉर 12 ईयर। ये इन्होंने क्या करा 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया सच की तलाश में और इधर-उधर भटकना शुरू किया। इन द 13th ईयर 13वें साल में ही अटेंड द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज कॉल्ड केवल गना। ठीक है, इनको एनलाइटमेंट 13 साल की मतलब 13 साल मतलब 12 साल हो गए, 13वां साल चल रहा था, 13वें साल में इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हो गया। ठीक है, देयरफॉर ही वाज कॉल्ड महावीरा एंड जिना। देखो जहाँ मैंने बताया था ना उनका जिना नाम पड़ गया वहां से, तो वहां से ये कहलाने लगे महावीरा या फिर इनको जिना भी कहने लगे। ठीक है, हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड जैन्स। जो उनको फॉलो करते थे उनको जैन्स कहा गया है। एंड हिज रिलीजन जैनिज्म। यहां से इनका रिलीजन का नाम पड़ गया जैनिज्म। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ही प्रीच हिज डॉक्ट्रिन। उन्होंने अपनी जो ये कल्चर है ये 30 साल की उम्र तक फैलाया और 72 साल की उम्र में एक पावा नामक जगह राजगीरा के पास एक पावा नामक जगह पर इनकी मृत्यु हुई। ध्यान रखना ये भी वनडे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आता है। ठीक है, राजगीरा के पास एक जगह है पावा। राजगीरा मत टिक कर देना, वो गलत हो जाएगा। अगर नहीं है, अगर पावा ऑप्शन नहीं है तो आप राजगीरा टिक करोगे, बट अगर पावा ऑप्शन है तो राजगीरा आप टिक नहीं करोगे। ठीक है, पावा टिक करोगे, गलत हो जाता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, ओके।
इसके बाद हम बात करते हैं टीचिंग्स ऑफ महावीरा की। ठीक है? कैसे-कैसे मतलब इनकी टीचिंग्स वगैरह रही हैं, क्या-क्या चीज़ें ये फॉलो करते थे, क्या-क्या ये फॉलो नहीं करते थे, ये चीज़ें देखेंगे। द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज़्म। जैनिज़्म के 3 प्रिंसिपल थे, आल्सो नोन एज़, इनको बोलते हैं त्रिरत्न भी बोलते हैं इनको। ठीक है? त्रिरत्न भी बोलते हैं। ये 3 चीज़ें फॉलो करते हैं। राइट फेथ, सही विश्वास, राइट नॉलेज, सही ज्ञान मतलब अच्छा ज्ञान। ठीक है? अभी सब समझाता हूँ अभी कैसे-कैसे है। राइट कंडक्ट, सही आचरण जो होना चाहिए आदमी का, इंसान का। ठीक है? क्या-क्या 3 राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। ये 3 चीज़ें इनका प्रिंसिपल। राइट फेथ का मतलब सही विश्वास, राइट नॉलेज का मतलब सही ज्ञान, राइट कंडक्ट का मतलब सही आचरण। ठीक है? राइट फेथ इज द बिलीव इन द टीचिंग्स एंड विजडम ऑफ महावीरा। वो लोग मतलब एक पर्टिकुलर चीजों पे विश्वास करते थे। ठीक है? अगर जैसे उन्होंने क्या कहते हैं, अब जैसे आत्मा की बात करते हैं, बुद्धिज्म में कहते थे कि आत्मा नहीं होती है। ठीक है? आत्मा पे कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन यहाँ पर आत्मा विश्वास करते तो एक पर्टिकुलर चीजों पर उनका विश्वास होता था। ठीक है? राइट नॉलेज, वो एक कहते थे सही ज्ञान होना चाहिए आपको। कोई भी चीज आप कर रहे हो तो उसका एक आपके पास सटीक ज्ञान होना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। तो उनका भी ये कहना था कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक है, एक सही ज्ञान होना चाहिए, बिना ज्ञान के कोई भी कार्य संभव नहीं है। राइट कंडक्ट, सही आचरण होना चाहिए मनुष्य का, कि किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, जलन वगैरह उनकी नहीं होनी चाहिए। एक सही व्यक्तित्व, सही चीज़ इंसान को फॉलो करनी चाहिए। ठीक है? राइट फेथ इज़ द बिलीव इन टीचिंग्स एंड विज़डम, और राइट नॉलेज इज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ द थ्योरी दैट देयर इज़ नो गॉड एंड दैट द वर्ल्ड हैज़ बीन एक्जिस्टिंग विदाउट अ क्रिएटर एंड दैट ऑल ऑब्जेक्ट पॉसेसेस अ सोल। देखो, राइट नॉलेज से लेके यहाँ तक का मतलब क्या है, बहुत ही गहरी बात है। बात ये है, राइट नॉलेज, सही ज्ञान। सही ज्ञान से उनको क्या तात्पर्य, सही ज्ञान का उनको क्या तात्पर्य, क्या ज्ञान था उन्हें ऐसा? देखो, उन्हें ज्ञान ये हुआ कि एक्चुअल में उन्होंने इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट नॉलेज इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द थ्योरी। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया है कि आपका उन्होंने इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया कि राइट नॉलेज का मतलब है, इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने कि कोई भी गॉड नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है, और जितनी भी चीजें यहाँ पर हैं, ये दुनिया बनी है बिना किसी के, मतलब कोई भी इसको जो इसका रचना करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई ऐसा कहते हैं। ठीक है? तो इन्होंने जो रचना की है दुनिया की, वो किसी भगवान ने कोई रचना नहीं की है। हर एक चीज़ में, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, जीवित हो, अजीवित हो, ठीक है? कोई भी जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब में एक आत्मा बसी है। उनका ये मानना था कि इस थ्योरी को वो एक्सेप्ट करते हुए, एक्चुअल में राइट नॉलेज का मतलब इनका ये था कि ये ज्ञान हो गया था उनको। ठीक है? कि कोई भी भगवान नहीं है, हर एक चीज़ के अंदर एक आत्मा बनी हुई, बस बसी हुई है। ठीक है? ये चीज़ थी। राइट कंडक्ट रेफर्स टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द 5 ग्रेट बोल्स। राइट कंडक्ट, सही आचरण से इनका मतलब है 5 चीज़ों से, कि ये 5 चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए तो आपका आचरण अच्छा हो जाएगा। ठीक है? नॉट टू इंज्योर लाइफ, मतलब इंज्योर लाइफ, अपनी आपको आपको इंजर्ड नहीं करना है। ठीक है? नॉट टू लाई, कभी झूठ नहीं बोलना है। झूठ कभी नहीं बोलना। नॉट टू स्टील, चोरी-चकारी कभी नहीं करनी है। चोरी-चकारी इन द सेंस ये नहीं कि भाई मेरे को ये चीज़ पसंद आ रही है, मैं इसकी चुरा लेता हूँ, गाड़ियाँ चुरा लेता हूँ, ये चीज़ नहीं है। चोरी-चकारी नहीं करनी है, मतलब कि कुछ भी ऐसी बदतमीज़ी वाले काम नहीं करने हैं। नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एक्वायर करने का मतलब है कि जो हमारे पास जन्म से आया है। सपोज़ करो भाई, प्राकृतिक प्राकृतिक चीज़ें जो हैं, वो चीज़ रखनी है, किसी की ज़मीन वगैरह कब्ज़ानी नहीं है, कुछ ज़मीन वगैरह का हमारे पास कोई भी लालच या मोह-माया नहीं होनी चाहिए। जैसे बुद्धिज़्म के अगर आप देखोगे तो वो ज़मीन एक्वायर करते थे, ठीक है? अब आप पुराने कल्चर को देखोगे उठा के, तो बुद्धिज़्म बहुत अमीर होते थे। क्यों? क्योंकि ज़मीनें उनके पास ज़्यादा होती थी, लेकिन ये ज़मीन का तिरस्कार करते थे, ये ज़मीनें नहीं चाहते थे। समझ रहे हो? तो ये चीज़ एक्वायर, नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, नॉट टू लेट इमोरल लाइफ़, किसी भी तरह का जो कहते हैं ना ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी भी तरह की कोई बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ब्रह्मचर्य का, नॉट टू लेट इमोरल लाइफ़, ब्रह्मचर्य से ध्यान रखना, ठीक है? ओके, तो ये 5 इनके पॉइंट्स थे जो इनके एक सही आचरण, राइट कंडक्ट को दर्शाते थे। बोथ द क्लर्गी एंड लेमन हैड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द डॉक्ट्राइन्स ऑफ अहिंसा। ठीक है? जितने भी ये पादरी और आम इंसान हैं, इनको क्या कहते हैं, अहिंसा का पाथ ही मतलब फॉलो करना है, कोई हिंसा वगैरह नहीं करनी है, ठीक है? Mahavira regards all object, both animate and inanimate, have souls and various degree of consciousness। कहने का मतलब ये है, इस वाली लाइन का मतलब ये है कि जो महावीरा थे, महावीरा का ये कल्चर था कि जो भी कोई भी जीवित वस्तु है, ठीक है? कोई भी जिसमें मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, कहने का मतलब ये है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में एक ना एक आत्मा बसी हुई है, ठीक है? कोई भी ऐसा कुछ वो नहीं है कि यार भगवान ने बना दिया, ऐसा कर दिया, ये लोग इस चीज़ को नहीं मानते थे। बस ये कहते थे कि इनके अंदर एक आत्मा बसी हुई है। दे possesses life and feel pain when they are injured। अगर हम इनको कोई नुकसान पहुँचाते हैं, तो इनको भी दर्द होता है, इनको भी चोट पहुँचती है। ठीक है? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, दे possesses life and feel pain, उनको भी दर्द होता है, चोट पहुँचती है अगर हम उनको कोई नुकसान पहुँचाते हैं। कोई भी चीज़ है जैसे कि
अब इनका ऐसे कोई भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम फेंक दें या तोड़ दें, तो वो ये समझते थे कि यार इसको भी चोट लगती होगी, ऐसे उनके फीलिंग होती थी। ठीक है? ओके, महावीरा रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास एंड ऑब्जेक्टेड टू द वैदिक रिचुअल। जितने भी वेद लिखे होते हैं, वेद पुराण जो होते हैं ना, इन्होंने उसका तिरस्कार कर दिया कि हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, हमारा खुद का अपना कल्चर है, हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है? वेद वगैरह की बातों पे ये लोग विश्वास नहीं करते थे। ठीक है? इवन द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर वाज़ कंसीडर्ड सिंफुल एज़ इट कॉज़ इंजरी टू द अर्थ, वर्म्स एंड एनिमल। यहाँ तक कि जो खेती होती है, ये लोग खेती का भी तिरस्कार करते थे। ये लोग खेती भी नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? कि एक बात बताओ, खेती के लिए हमको चाहिए ज़मीन। ज़मीन कहाँ से आएगी? जब हम पेड़ वगैरह काटेंगे। अब पेड़ वगैरह काटना कहने का मतलब ये है कि भाई इनके लिए तो हर चीज़ एक वो है ना? कि हर चीज़ में एक जान है, भई उनको नुकसान पहुँचाएँगे, पेड़ काटेंगे, उनको नुकसान होगा तो उनको भी दर्द होगा। तो ये लोग एग्रीकल्चर भी फॉलो नहीं करते, मतलब एग्रीकल्चर भी ये लोग नहीं करते थे। खेती वगैरह भी नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उसके लिए ज़मीन को नुकसान हो रहा है। ठीक है? ज़मीन को नुकसान हो रहा है, जानवरों को नुकसान हो रहा है। ठीक है? अब जानवरों को तो जंगल में रहना है ना, उनको अब जंगल काट देंगे तो जानवर कहाँ जाएँगे? शहर में? हमारे साथ रहेंगे? नहीं ना, उनको तो जंगलों में रहना है। तो इस वजह से वो ये सोचते थे कि भाई न जानवरों का भी नुकसान हो रहा है, धरती का भी नुकसान हो रहा है, तो हम एग्रीकल्चर भी नहीं करेंगे। तो एग्रीकल्चर का भी इन्होंने तिरस्कार कर दिया था। ठीक है? सिमिलरली द डॉक्ट्राइन ऑफ एस्केटिसिज्म एंड रिनंसिएशन। ठीक है? कहने का मतलब ये है त्याग और बलिदान, तपस्या, तपस्या और त्याग। एस्केटिसिज्म का मतलब होता है तपस्या और रिनंसिएशन मतलब होता है त्याग। ठीक है? वाज़ आल्सो कैरिड टू एक्सट्रीमली लेंथ बाय द प्रैक्टिस ऑफ स्टारवेशन, न्यूडिटी एंड अदर फॉर्म ऑफ सेल्फ टॉर्चर। कहने का मतलब ये लोग उन लोगों ने अब क्या करा था भाई, जब सारी चीज़ें भाई तुम एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो अब भाई अपना जीवन यापन कैसे करोगे? तो लोगों ने तपस्या करनी शुरू कर दी थी, लोगों ने त्याग करना शुरू कर दिया था। ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को हुई कि तपस्या और त्याग बहुत ही पीक लेवल पे हो गया था। मतलब कि लोग बार तपस्या बहुत करते थे, ठीक है? और न्यूडिटी फॉलो करते थे, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है? अब कैसे-कैसे वो न्यूडिटी कैसे चेंज हुई, ये मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? तो टीचिंग्स आपको समझ में आ गई, जैनिज़्म महावीरा के बारे में आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं आगे स्प्रेड ऑफ जैनिज़्म की। ठीक है? कि जैनिज़्म कैसे फैला, कहाँ-कहाँ तक फैला, ठीक है? कैसे फैलाया गया? महावीरा ऑर्गनाइज़्ड द संघ टू स्प्रेड हिज़ टीचिंग। उन्होंने अपनी टीचिंग को फैलाने के लिए एक संघ बनाया। संघ में आदमी और औरत दोनों को इन्होंने रखा। ठीक है? जहाँ पे कि जो मॉन्क्स वगैरह बेसिकली जो मॉन्क्स थे, उनको ज़्यादा ये लोग प्रेफ़र करते थे कि मॉन्क्स वगैरह को ज़्यादा रखें, ठीक है? लिखा भी है देखो, ही एडमिटेड बोथ मेन एंड वुमेन इन संघ। संघ में उन्होंने आदमी और औरत दोनों को रखा, व्हिच कंसिस्टेड ऑफ बोथ मॉन्क्स एंड ले फॉलोवर्स, ठीक है? जो धर्म को जो फॉलो करते थे, उनको भी रखा और मॉन्क्स को भी रखा, ठीक है? द रैपिड स्प्रेड ऑफ जैनिज़्म वाज़ ड्यू टू द डेडिकेटेड वर्क ऑफ द मेंबर्स ऑफ द संघ। संघ के लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा 100% दिया, उसको फैलाने में बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत करी, जगह-जगह जाके उन्होंने काउंसिल्स लगाई। हमको 2 काउंसिल्स पढ़नी है जो कि इम्पोर्टेंट है। बेसिकली 2 ही काउंसिल्स हुई जहाँ इन्होंने जगह-जगह फैलाई उस चीज़ को, बताया लोगों को टीचिंग के, तो इस वजह से जैनिज़्म फॉलो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी फैलाने के लिए, ठीक है? इट स्प्रेड रैपिडली इन वेस्टर्न इंडिया एंड कर्नाटक। वेस्टर्न इंडिया एंड कर्नाटक में बहुत ज़्यादा फैल चुका था ये। चंद्रगुप्त मौर्य, खारबेला ऑफ कलिंगा एंड द रॉयल डायनेस्टीज़ ऑफ साउथ इंडिया। जितनी भी ये बड़ी-बड़ी डायनेस्टी थी, यहाँ तक कि चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब ने भी राष्ट्रकूटास, चालुक्यास, कदम्बास जितने भी थे, इन सब ने जैनिज़्म को अपना लिया था। हालाँकि जैनिज़्म एक बार को ऐसा हो गया था कि यार अब जैनिज़्म ही कल्चर है। ठीक है? बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ये दोनों बहुत ज़्यादा पीक पे हो गए थे। ओके, बाय द एंड ऑफ द 4th सेंचुरी बीसी देयर वाज़ अ सीरियस फेमिन इन यंग्स वैली। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ सेक्ट्स के बारे में कि यहाँ से 2 पार्टीशन हो गए थे। जैनिज़्म के ही 2 पार्टीशन हो गए थे। मैं इस वाले पैराग्राफ को, ये वाले पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ इस वाले पैराग्राफ की क्या हुआ था। ठीक है? यहाँ से यहाँ तक। ठीक है? फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊँगा। यहाँ पे क्या हुआ था कि 4th सेंचुरी बीसी के मतलब अंतिम समय में आते-आते क्या हुआ कि वहाँ पर ना सूखा पड़ गया। मतलब कहने का वहाँ पे पानी वगैरह लोगों को, खाना-पीना लोगों को नसीब नहीं होने लग गया था। ठीक है? तो वहाँ से लोग वालों ने अपना मार्च करना शुरू कर दिया। अब वो वहाँ से जाने लग गए। ठीक है? जब उनको खाने-पीने को नहीं मिला, जब हर जगह सूखा पड़ गया, तो सूखा पड़ने पे क्या हुआ कि लोगों को खाना-पीना मिल नहीं रहा। तो अब वो क्या करेंगे, एक भई और कुछ तलाशेंगे ना जहाँ से उनको उनकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल करी जाएँ। तो यहाँ से क्या हुआ कि भद्रबाहु नामक एक व्यक्ति ने जो मॉन्क्स थे, उनको अपने साथ रखा, ठीक है? जो मॉन्क्स थे, उनको अपने साथ रखा। मतलब भद्रबाहु एक लीडर थे, कहने का मतलब ये भद्रबाहु एक लीडर थे, इसमें भद्रबाहु लिखा गया है, बागु नहीं है, बाहु है, ठीक है? वो एक लीडर थे, उन्होंने क्या काम करा, कुछ मॉन्क्स को लिया अपने साथ और उन्होंने एक अपनी टीम बना ली, अपनी टीम बना के वो चल पड़े, ठीक है? दूसरी टीम और बनी, दूसरी टीम किसकी बनी? चंद्रगुप्त मौर्य केम टू श्रवणा बेगोला इन कर्नाटक। चंद्रगुप्त मौर्य ने बाकी जो ले फॉलोवर्स थे ना, जो धर्म को फॉलो करते थे, ले को फॉलो करते थे, ठीक है? उन्होंने उनकी टीम रखी, तो बेसिकली यहाँ पे 2 टीम बन गई, दोनों टीम अलग-अलग हो गई, ठीक है? मतलब एक तो भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य, इन 2 की 2 टीम हो गई और दोनों अलग-अलग चली गई, ठीक है? अलग-अलग दिशाओं में चली गई। तो यहाँ से क्या होगा, 2 कम्युनिटी बन के आई। 2 कहने का मतलब है 2 सेक्ट्स निकल के आए।
क्या? श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, अब ये लोग क्या-क्या फॉलो करते थे बताता हूँ अभी। तो यहाँ से क्या हुआ कि 2 कम्युनिटी फॉलो मतलब हुई, 2 जैनिज़्म के ही 2 टुकड़े हो गए, कहने का मतलब है जैनिज़्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, ठीक है? ओके, दोज़ हू स्टे बैक इन इंडिया, जो लोग और फिर यहाँ पे जो कुछ लोग नॉर्थ इंडिया में रह गए थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु नहीं ले जा पाए थे, वो एक स्थूलाबाहु नामक एक व्यक्ति ने वो उनकी कमान सँभाली थी, उनके हेड स्थूलाबाहु थे, ठीक है? ओके, तो अब मैंने आपको बताया श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में क्या हुआ था, जो लोग श्वेतांबर में थे, कहने का मतलब ये है कि जो लोग भद्रबाहु के टीम वाले थे, उनका क्या हुआ था, वो लोग क्या करते थे कि उन्होंने सफेद कपड़ा पहनना शुरू कर दिया था। पहले तो वो न्यूडिटी को फॉलो करते थे, बट अभी क्या है कि उन्होंने सफेद कपड़े मतलब व्हाइट क्लैड पहनने उन्होंने शुरू कर दिए थे। सफेद लोग मतलब लेडीज भी और जेंट्स भी सफेद लोग पहनना सफेद कपड़ा पहनना उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है? बट लेकिन जो दिगंबर्स थे, वो अभी उसी चीज़ को फ़ॉलो करते थे, नेक को ही फ़ॉलो करते थे, वो लोग कपड़े पहनते नहीं थे। तो बेसिकली यहाँ पे जैनिज़्म में कपड़े तो स्टार्ट हुए हैं, लेकिन श्वेतांबर में, क्या वो भी सफ़ेद कपड़े। बट दिगंबर लोग जो हैं, वो अभी उसी कल्चर को फ़ॉलो करते थे, वो नेक ही रहते थे। ठीक है? तो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी, अब हम लाइन बाय लाइन देख लेंगे। बाय द एंड ऑफ द 4th सेंचुरी बीसी, बीसी के एंड 4th सेंचुरी बीसी के एंड होते-होते देयर वाज़ अ सीरियस फेमाइन, वहाँ पे सूखा पड़ गया, ठीक है? बहुत से जैन जो हैं मैनी मतलब मॉन्क्स जो हैं, मैनी जैन मॉन्क्स बद्रबाहु लिखा गया है, ये बाहु है वैसे। बद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ की कमांड सँभाली और ये लोग ने स्टार्ट कर दिया वहाँ से जाना, वहाँ से चले गए अलग-अलग चीज़ों में डिवाइड होकर और जो कुछ रह गए थे उनकी कमांड सँभाली स्थूलाबाहु ने। लिखा है दोज़ हू स्टे बैक इन नॉर्थ इंडिया, स्थूलाबाहु ने उनकी कमांड सँभाली और यहाँ से 2 सेक्ट्स निकल के आए लेड टू द डिवीज़न ऑफ जैनिज़्म इंटू 2 सेक्ट्स श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर व्हाइट क्लैड सफेद कपड़ा पहने करते थे, दिगंबर्स नेक्ड रहते थे। समझ में आ गया? ठीक हो गया। तो यहाँ से आपको श्वेतांबर, दिगंबर पता चल गया। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं काउंसिल्स की। 2 काउंसिल्स हैं देखो, इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है काउंसिल से और आपको स्टेट पीसीएस में तो रखा हुआ क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है? तो ध्यान से नोट्स बना लो अच्छे से। ठीक है? द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज़ कन्वेन्ड एट पाटलिपुत्र। पहली जैन काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई। लीडर कौन? स्थूलाबाहु। स्थूलाबाहु कौन? जिन्होंने जो नॉर्थ इंडिया के जो कुछ रह गए थे, उनका जो कमांड सँभाली थी, उन्होंने फर्स्ट काउंसिल करी। काउंसिल में क्या होता है मैंने बताया आपको, टीचिंग्स को फैलाया जाता है। ठीक है? तो फर्स्ट काउंसिल स्थूलाबाहु में हुई। ठीक है? दिगंबर्स के लीडर थे, जो कि दिगंबर्स को फॉलो करते थे। दिगंबर्स जो सेक्ट निकल के आया था सेकंड, उसको फॉलो करते थे स्थूलाबाहु। ठीक है? फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। लीडर कौन? स्थूलाबाहु। द सेकंड जैन काउंसिल वाज हेल्ड एट वल्लभी इन 5th सेंचुरी एडी। 5th सेंचुरी एडी में वल्लभी में सेकंड जैन काउंसिल हुई। इसमें उनका नाम नहीं लिखा गया है, जो उनके लीडर थे, लेकिन उनका नाम मैंने लिख रखा है अपने नोट्स में। देवरधि कृष्ण शर्मना। कृष्ण शर्मना, ठीक है? ये उनका नाम था, देवारधि। देवारधि, DEVARADHI लिख सकते हो आप। लीडर कौन? देवारधि। ठीक है? सेकंड जैन काउंसिल, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। द सेकंड जैन काउंसिल वर हेल्ड एट वल्लभी में हुई और देवारधि इनके लीडर थे, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज कराई थी। ठीक है? तो बेसिकली ये 2 जैन काउंसिल थी जो कि मतलब पीक पर हुई थी। 2 ही जैन काउंसिल थी जहाँ पर टीचिंग्स को फैलाया गया। अब इन टीचिंग्स में एक चीज़ क्या हुई कि जितनी भी ये टीचिंग्स थी, जितनी भी उनके चीज़ें थी कि हाँ भाई ये चीज़ हम फॉलो करेंगे, ये चीज़ हम फॉलो करेंगे, इन सबको 12 अंक्स में डिवाइड किया गया कि अब जिसको भी पढ़ाना है, ये 12 अंक्स पढ़ा दो, वो समझ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द फाइनल कॉम्पिलेशन ऑफ जैन लिटरेचर कॉल्ड 12 अंक्स वाज कंप्लीटेड इन दिस काउंसिल। काउंसिल में 12 अंग बनाए गए, कहने का मतलब है कि जो भी हमारी टीचिंग्स है, उनको 12 अंग में डिस्क्राइब कर दिया गया। तो ये आपका यहाँ पर जैनिज्म समाप्त हो गया एनसीईआरटी। ठीक है? बेसिकली मैंने आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन का मेरे जवाब दो। बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध किस नदी में नहाए थे? वो बताओ पहले तो। बता दिया आपने, ठीक है। जैनिज्म किस नदी में नहाए थे? वो बताओ। अगर आपको नहीं पता है तो आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, और पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अब अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है? सिलेक्शन लोगे, आप नहीं पढ़ रहे हो तो ध्यान दो। देखो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करोगे, अगर क्वेश्चन आपको सामने दिखेगा तो एकदम मेरी बात याद आ जाएगी कि हाँ भाई, ये मेरे से कहा गया था कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? निरंजना रिवर में बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध नहाए थे और रिजुपालिका रिवर में आपके जैनिज्म, महावीरा नहाए थे। ठीक है? जहाँ पे उनको एनलाइटमेंट हुआ था। ठीक है? ओके, तो फर्स्ट जो जैन काउंसिल थी कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। सेकंड कहाँ पे हुई थी? वल्लभी में। फर्स्ट काउंसिल के जो लीडर थे वो कौन थे? स्थूलाबाहु। सेकंड काउंसिल के लीडर कौन थे? जल्दी बताओ। याद नहीं है आपको? देवरधि। देवरधि सेकंड काउंसिल के लीडर थे। ठीक है? और लीडर इसमें क्या हुआ, बेसिकली 12 अंग में
डिवाइड कर दिया गया। तो चलो फिर ये था हमारा जैनिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, है ना? और कोई भी डाउट है आप मेरे से डायरेक्ट पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो, मेल कर लो, जवाब उसका दिया जाएगा। ठीक है? तो बुद्धिज्म, जैनिज्म आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है और अभी हम स्टार्ट करेंगे द राइज ऑफ मगध। एक सेकंड पहले हम चेक करते हैं अभी क्या-क्या बचना है हमारा। द राइज ऑफ मगध एंड अलेक्जेंडर इन्वेशन, ये बेसिकली मैं बुद्धिज्म से पहले पढ़ चुका था, बट कोई नहीं, यहाँ पर अब आ गया है, कोई बात नहीं। हर्यंका डायनेस्टी आ गई, शशंक डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टीज आ गई, बिंबिसार, अजातशत्रु। टेंशन मत लो, अच्छे से समझाऊंगा, पूरी कहानी की कहानी समझाऊंगा। बेसिकली हो सकता है लेक्चर बड़े हो जाए, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा जैनिज्म, बुद्धिज्म, और बस यही था, चैप्टर फिनिश हो चुका है अपना एनसीईआरटी से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, चल ही रही है एनसीईआरटी, है ना? तो चलो फिर, उम्मीद करता हूँ सब खुश होगे, खुश रहो, मौज करो, ऐश करो, मेहनत करते रहो। थैंक यू।